लें जी, कैथारसिस बहुत ही कॉमन टर्म है जो आपने बड़ी दफ़ा सुनी हुई है और कोई इसमें वैसे तो कन्फ्यूजन नहीं होगी, लेकिन क्योंकि कई दफ़ा होता है कि आपको पढ़े हुए अरसा हो जाता है तो आप उसके अंदर कोई एक आधी चीज़ शायद भूल जाते हैं, तो उसके लिए ज़रा मैंने ये किया कि इसको भी लिटरेरी टर्म में शामिल किया क्योंकि बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेन बर्लेस्क अगेन, ओके, इट विल बी एक्सप्लेन लेटर ऑन। अच्छा, तो कैथारसिस के अंदर बड़ा आपको ऑब्वियसली सबको पता है कि इट वाज अ टर्म यूज्ड बाय अरिस्टोटल इन हिज पोएटिक्स, और पोएटिक्स के अंदर वो क्या कहता है कि इट इज द रियल पर्पस ऑफ ट्रेजेडी टू ब्रिंग अबाउट द कैथारसिस ऑफ इमोशंस ऑफ पिटी एंड फियर। ठीक है, पिटी और फियर के जो इमोशंस हैं इनका कैथारसिस जो है वो करना जरूरी है, इनका परगेशन इनकी होना जरूरी है। अच्छा, अब ये जो वैसे मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे वैसे तो हम पोएटिक्स पढ़ते हुए आमतौर पे हम उसको ओवरलुक कर देते हैं, बस कैथारसिस कह के आगे चले जाते हैं, लेकिन कैथारसिस के अंदर एक डिटेल जो है ना वो मौजूद है, और अभी तक भी इसके ऊपर जो डिसएग्रीमेंट है स्कॉलर्स का, अभी तक कोई उसको रिजॉल्व नहीं कर सका। ठीक है, लिटरेचर के जो आर्गुमेंट्स होते हैं वो इसी तरह होते हैं, कोई उसको जो है ना कभी भी रिजॉल्व नहीं कर सकता। ठीक है, वो क्योंकि उसके अंदर डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस है स्कॉलर्स के, तो जो जिसका ओपिनियन है हम उसको ये नहीं कह सकते कि इसका ओपिनियन बिल्कुल गलत है, यानी कि एंटायरली गलत कुछ भी नहीं होता। ठीक है जी, और क्यों ये इस तरह का प्रॉब्लमेटिक क्यों है, ये नहीं है कि अरिस्टोटल के ज़हन में उसका मतलब नहीं था, वजह उसकी ये है कि अरिस्टोटल वाज राइटिंग वेल बिफोर क्राइस्ट एंड अबाउट 300 और व्हाटएवर द डेट में बी, एंड नो वन एग्जैक्टली नोज व्हाट इट वाज मेंट इन दोज डेज। ठीक है, तो उस वक्त इसका पता नहीं क्या मतलब होगा, और ये सिर्फ ये बहुत ही डिफिकल्ट, क्योंकि डेड लैंग्वेजेस हैं और इनके अंदर ये पॉसिबल नहीं है कि इनके स्पीकर्स मौजूद नहीं है, मतलब उस सेंस के जो क्लासिकल स्पीकर्स हैं, जो क्लासिकल ग्रीक के स्पीकर्स हैं वो कोई मौजूद नहीं है। ये जो नए वाले हैं तो मॉडिफाइड लैंग्वेजेस हैं, ठीक है ना, वो जो क्लासिकल होती है वो मौजूद नहीं है। इसी तरह अगर आप देखें तो लैटिन भी जो क्लासिकल थी वो अब मौजूद नहीं है। ठीक है, और ग्रीस जो है, जो कंट्री है, उसके अंदर अगर आप सवाल कोई कर सकता है कि ग्रीस के अंदर तो ग्रीक ही होगी, लेकिन अगर आप ग्रीक की इकोनॉमी को ऑब्जर्व करें और ग्रीक की जो सारा उनका स्ट्रक्चर है, तो आपको पता लगेगा वो सिर्फ और सिर्फ जो टूरिज्म है उसके ऊपर उनकी इकोनॉमी बेस कर रही है। ठीक है, और टूरिज्म इतनी ज्यादा है उधर, अगर आप उनके जो सिटीज हैं जैसे माइकानॉस है, बहुत ही उसका फेमस सिटी है, तो आप सिर्फ उसी को देखें ना तो उसकी सड़कें कभी सुनसान नहीं होती, वो बहुत ही रेयर मोमेंट्स होंगे जब उसकी सड़क कभी सुनसान हुई होगी। तो ऐसी जगहों पे वजह उसकी क्या है कि टूरिस्ट आए रहते हैं, और टूरिस्ट जहाँ पे होते हैं वहां पे कोई एक लैंग्वेज स्टैब्लिश नहीं होती, कभी भी नहीं हो सकती, जिस तरह शहरों के अंदर होता है। ठीक है, अब किसी सिटी के अंदर आप कह सकता है कोई बंदा करी ये इस सिटी की लैंग्वेज है, ठीक है, उसके अंदर पंजाबी भी होती है, डिफरेंट किस्म जो हब होते हैं, कल्चरल हब्स जो होते हैं, उधर पंजाबी, इंग्लिश, उर्दू, हर किस्म की लैंग्वेज जो है वो चल रही होती है। ठीक है, और अगर कंट्री के अंदर ज्यादा लैंग्वेजेस हों, जिस तरह साउथ अफ्रीका की, आपको पता है कितनी लैंग्वेजेस हैं? ऑफिशियल लैंग्वेजेस उसकी 11 है, ऑफिशियल लैंग्वेजेस साउथ अफ्रीका की। ठीक है, इतने ज्यादा उनकी वो हैं, कोई इग्बो लैंग्वेज है, कोई मबांटा, और पता नहीं कौन कौन सी उनकी लैंग्वेजेस हैं। तो बड़े अजीबो गरीब उनके नाम है, जूलू भी उनकी एक लैंग्वेज है। तो इसका कहने का मतलब ये है कि लैंग्वेज के प्रोग्रेस होने की वजह से और लैंग्वेज की मॉडिफिकेशंस की वजह से हमें ये नहीं पता कि कैथारसिस का उस वक्त क्या मतलब लिया जाता था। ठीक है जी, और हम इसको इस सेंस में लेंगे कि ट्रेजेडी जो है वो क्रिएट करती है, ऐसी फीलिंग्स क्रिएट करती है जो कि पिटी और फियर की होती है। पिटी और फियर से क्या मुराद है यहाँ पे वो बोला खौफ नहीं है कि जिससे बंदा खौफ से परेशान हो रहा है, बल्कि ये फियर ये है कि ये कुछ किसी के साथ भी हो सकता है। ठीक है, जिस तरह एडिपस रेक्स एक क्लासिकल एग्जांपल है, आप उसको हर जगह पे उसको पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो एडिपस का देखते हुए क्या आपको फील होता है? फियर जो है वो ये है कि ये किसी के साथ भी हो सकता है। ठीक है, और पिटी किस लिए आती है कि उस कैरेक्टर के साथ ऐसा कुछ हुआ है जिसके लिए सोलली वो रिस्पॉन्सिबल नहीं था। ठीक है, अब ये जो पिटी और फियर है वो हमारी अपनी जिंदगी के अंदर भी होता है। हर बंदा अपने कोई ना कोई ऐसे हालात होते हैं जिन पे पिटी कर रहा होता है, और उसको खौफ होता है कि उसके साथ फ्यूचर में ऐसा ना हो जाए दोबारा। ठीक है, या अपने माजी से बंदा की ऐसी बात हो चुकी होती है जिससे बंदा खौफ ज्यादा होता है। ठीक है, तो पिटी और फियर हमारे अंदर भी होता है।
और ये कई जगह पे कई दफा ऐसा होता है कि वो बढ़ता रहता है बढ़ता रहता है बढ़ता रहता है, और इस स्टेज पे आ जाता है कि अगर उसको एक्सप्लोड ना किया जाए, यानी कि उसको डिस्ट्रॉय ना किया जाए या उसको आउटलेट ना मिले, तो वो इंसान को कंज्यूम कर जाएगा। ठीक है, अब ड्रामा जब देखने का पर्पज क्या है कि ड्रामा, वाइल व्यूइंग द ड्रामा, जो भी उनके अंदर आ रही ये फीलिंग्स थी अपने अंदर, जो नेगेटिव इमोशंस थे, ये सब इमोशंस का एकदम आउटबर्स्ट हो जाता है और बंदा ये कहता है कि इतने बड़े कैरेक्टर के साथ अगर ये सब कुछ हो रहा है तो मेरे साथ हो गया तो कौन सी ऐसी बड़ी बात है। ठीक है, यानी कि इस तरह की कोई एक फीलिंग आ जाती है। और यहाँ पे एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अरिस्टोटेलियन थिएटर ये बात करता है, या अरिस्टोटल ने यानी कि जो प्रिंसिपल दिया था थिएटर का और जो क्लासिकल प्रिंसिपल है वो यही है कि आप एम्पैथाइज करें हीरो के साथ, और उसके बाद आप रोना शुरू कर दें। जब हीरो रो रहा है तो ऑडियंस भी रो रही है। ठीक है, उसका पर्पज ये होता था कि लोग रोना, यानी कि उनके जो इमोशंस हैं उनका आउटबर्स्ट हो जाए। ठीक है जी। और उसके बाद जो इसके अपोजिंग आइडिया था वो एपिक थिएटर का था। ठीक है, वो आगे जाके वो लिटरेरी टर्म भी आएगी, और ब्रफ का जो आइडिया वो आपको पता है। ठीक है, तो वो आगे जाके आएगा। अच्छा जी, अगला अगर हम देखें एक और चीज इसके अंदर अगर आप जरा देखें, मैंने नीचे एक और इसके दिया है कि प्लेटो जो है वो ये कहता था कि जो आर्ट है वो इंसान के इमोशंस को स्टिमुलेट कर दी है। फ्लिप सिडनी जब हम पढ़ रहे थे उसके अंदर भी बैनिश ऑल द पोएट्स की हमने जिक्र किया था कि प्लेटो ने कहा था कि बैनिश ऑल द पोएट्स और फ्रॉम द रिपब्लिक। व्हाई डिड ही से सो? क्योंकि उस दौर के जो पोएट्स थे वो बहुत ही एक वल्गर स्टाइल में उनकी जो है ना वो थी, लैंग्वेज थी, और नेगेटिव इमोशंस की तरफ बेस कर रही थी। ठीक है, इस वजह से वो उसके खिलाफ था। अब अरिस्टोटल जो है वो उसके बिल्कुल अगेंस्ट एक आइडिया लेके आ रहा है। क्या? वो कहता है कि these the purpose of tragedy is not to stimulate negative sort of feelings, but the purpose of art is to stimulate the feelings which are depressed sort of feelings, or one might be depressed, or one might be feeling pain or pity or something like this, but the purpose of art is to convert these negative emotions into positive energy. ठीक है, अब वो पॉजिटिव एनर्जी कैसे आती है? यानी कि जब वो बंदा वो नेगेटिव इमोशंस उसके अंदर थे वो बढ़ते जा रहे थे, आर्ट देखने के बाद उसका वो एकदम रिलीज हो गए और वो बंदा हल्का फुल्का हो गया। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट था कैथारसिस का। आगे चलते हैं, कार्निवल। ये बड़ी एक जो है ना ट्रिकी टर्म है, और मैं ये सोचता रहा बड़ी दफ़ा कि इसको मैं इस्तेमाल करूं या ना करूं, लेकिन मैंने बहरहाल सोचा कि चलें, आपको पता होना चाहिए, अगर पेपर में फर्स्ट करें ना भी आए लेकिन ये आपको पता होना चाहिए ये कार्निवल असल में टर्म क्या है। और ये ट्रिकी इसलिए है कि कार्निवल आमतौर पर पता है फेस्टिवल, इसका मतलब तो फेस्टिवल होता है। अब कोई बंदा जब ये ऑप्शंस के अंदर अगर दिया हो कि कौन सी इनमें से लिटरेरी टर्म है, तो बंदा ये कहेगा यार ये तो नाउन है सीधा सीधा। ठीक है ना, क्योंकि फेस्टिवल को हम कहते हैं। तो कार्निवल असल में थ्योरी क्या है? कार्निवल ये है कि फेस्टिवल्स में असल में क्या होता था, जो पुराने जमाने के फेस्टिवल्स थे उनके अंदर ये होता था कि जो किंग्स एंड क्वींस भी अगर आए हुए हैं ना फेस्टिवल के दौरान, किंग्स एंड क्वींस भी अगर आए हुए हैं, तो उन सब को मजाक उड़ाया जा सकता था उनका। ठीक है, किसी का भी मजाक उड़ाया जा सकता है, कोई ये नहीं कहेगा कि तुमने, यानी कि उसके ऊपर पकड़ नहीं होगी। ठीक है, तो फूल्स पुराने जमाने के जो होते थे, या जो कार्निवल के जो आर्टिस्ट होते थे, फेस्टिवल के जो आर्टिस्ट होते थे, वो इस तरह बड़ा एग्जेजरेटेड किस्म का मजाक भी करते थे, और किंग्स एंड क्वींस उनको परमिट करते थे कि भाई वो अब उसको रोक नहीं सकते क्योंकि फेस्टिवल का सीजन है। अब कार्निवल असल में जो थ्योरी है, ये बाख्तीन एक फिलोसोफर है, उसने ये जो है ना इंट्रोड्यूस करवाई। ठीक है, क्रिटिकल फिलोसफर आप कह सकते हैं, लिटरेरी फिलोसोफर कह सकते हैं। तो बाख्तीन ने ये इंट्रोड्यूस करवाई, और उसने किसके नॉवेल्स के ऊपर देखा? जो दोस्तोयेव्स्की एक नॉवलिस्ट है, रशियन नॉवलिस्ट है, शायद आप में से किसी ने पढ़ा हो। तो दोस्तोयेव्स्की बड़ा एक मशहूर नॉवलिस्ट है और पढ़ने वाला उसके वर्क्स हैं। तो बाख्तीन ने ये कहा कि ये बंदा क्या कर रहा है कि जो सेट प्रिंसिपल्स हैं सोसाइटी के, ये उनको डिफाई कर देते हैं। ठीक है, यानी कि जो नॉर्म्स हैं, सोशल नॉर्म्स बने हुए हैं, उनको डिस्ट्रॉय करके उसके ऊपर जो है ना वो एक ड्रामा बेस किया जा रहा है या वर्क बेस किया जा रहा है। ठीक है, मोस्टली ये नॉवेल्स हैं। दोस्तोयेव्स्की तो नॉवेलिस्ट है। ठीक है, और अगर आप टॉल्स्टॉय जो कि रशियन है और साथ दोस्तोयेव्स्की ये भी रशियन है, इन दोनों के अगर आप नॉवेल्स का मुवाजना करें या इनकी शॉर्ट स्टोरी को देख लें तो आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह एक बंदा जो है वो सोशल नॉर्म्स को एक्सेप्ट कर रहा है, टॉल्स्टॉय, लेकिन ये सोशल नॉर्म्स को डिस्ट्रॉय कर रहा है। ठीक है, जो नॉर्मल चीजें हैं उनको डाइवर्स करके, और किया क्या जा रहा है, अथॉरिटी को चैलेंज किया जा रहा है या मॉक किया जा रहा है। ठीक है, इसकी एक आप सिंपल मिसाल देख सकते हैं कार्निवल की। वो जो
एक प्रोग्राम होता था, शायद उसका नाम अभी भी होगा, खबरनाक या हस्बे हाल। उसके अंदर वो पॉलिटिशियंस की वो डमीज सी बना लेते हैं, ठीक है, और उसके बाद उन पे मजाक उड़ाते हैं और जो भी सब कुछ करते हैं, कोई पॉलिटिशियन उसका गुस्सा नहीं करता, ठीक है, वो मजा एक तरह से होता है, ठीक है। ये होता है कार्निवल, कि आप उसको डिफाई कर रहे हैं, नॉर्म्स हैं, और उसके बाद ये बहरहाल थोड़ी सी जरा अगली स्टेज पे चला जाता है, क्योंकि लिटरेरी टेक्निक है और वो जो है वो परफॉर्मिंग आर्ट्स की टेक्निक है, तो ये इनमें थोड़ा सा फर्क है। अच्छा जी, और ये करता क्या है, ये यहाँ पे जो एक बात लिखी हुई है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये द लिटरेरी वर्क, ये जो सेकंड पॉइंट है, सॉरी थर्ड पॉइंट है, द लिटरेरी वर्क डज सो by introducing a mingling of voices from diverse social levels that are free to mock authority, to defy social norms by ribaldry. Ribaldry कहते हैं हम vulgar language उसे आप कह लें, and to exhibit various ways of profaning what is ordinarily regarded as sacred. यानी कि जो मुकद्दस अदारे या मुकद्दस इंस्टीट्यूट्स हैं किसी भी सोसाइटी के, उनको अगर आप चैलेंज करना चाहते हैं तो उनको चैलेंज करने के लिए डिफरेंट किस्म की वॉइसेस आ जाती है। मिसाल के तौर पे जो फकीर की आवाज आ गई, कोई फकीर यानी कि दरमियान बोल रहा है, और उसके बाद करेक्टर है किसी नॉवल का, उसके बाद आप किसी मजदूर को ले आए, फिर किसी एलीट क्लास की, यानी कि डिफरेंट जो सोसाइटी के जो लोग हैं उन सबको आप ले आए, और फिर उनको आप मौक इस अंदाज से करें कि फूल्स बना के, ठीक है, तो उससे कोई ऑफेंड ऑफेंड तो होंगे, बहरहाल जाहिर बात है, लेकिन वो उसको कुछ कह नहीं सकते, ठीक है। तो ये असल में परफॉर्मिंग आर्ट्स की टेक्निक होती थी, लेकिन नॉवल के अंदर जिसने यूज किया वो दोस्तोयेव्स्की है, और जिसने ये थ्योरी लिटरेचर में दी है उस बंदे का नाम बाख्तीन है, ठीक है। तो ये आपको दोनों तीनों बातें याद होनी चाहिए, बाख्तीन दोस्तोयेव्स्की के नॉवेल्स पे, और लिटरेचर के अंदर जो टेक्निक ये दी है वो बाख्तीन ने दी है, ठीक है। चलें जी, अगले पे चलते हैं। आप कैकोफनी, पहले आपने सिम्फनी का, आपको पता है क्या होता है सिम्फनी? सबको पता होगा, सिम्फनी कहते हैं हम एक जो रिदम के अंदर जो म्यूजिक चल रहा होता है उसको हम सिम्फनी कहते हैं, ठीक है। अब ये कैकोफनी जो है ये उसके अंदर टर्म में आती है। एक मिनट जरा, किसी ने चैट में सवाल पूछा है, हाँ जी, मैं ये चैट में लिख देता हूँ, दोस्तोयेव्स्की यूज्ड इट, एंड बल्कि आप अगली टर्म पे चला गया, मैं ये दोबारा इसमें वापस आ जाऊंगा, ठीक है, इनके एंड पे आपको बता दूंगा। बाख्तीन ने इंट्रोड्यूस करवाई थी थ्योरी, और दोस्तोयेव्स्की उसका नाम है, जिसने अपने, ये रशियन नेम है दोस्तोयेव्स्की, उसने अपने नॉवेल्स के अंदर इस तरह काम किया। अच्छा, तो कैकोफनी पे मैं था। कैकोफनी हम कॉन्सोनेंट्स भी कर चुके हैं, एसोनेंट्स भी कर चुके हैं, वो आपने देख लिया कि उसके अंदर एक तरन्नुम होता है, एक केडेंस की हम बात कर रहे थे, ठीक है, एक तरन्नुम होता है। अब कैकोफनी हम उनको कहते हैं कि अगर ऐसे वर्ड्स जिनको अगर आप इकट्ठा लिख दें तो उनको प्रोनाउंस करना मुश्किल हो जाए, ठीक है। इसके अंदर मैं एग्जांपल देना मैं भूल गया हूँ कैकोफनी में, लेकिन ये असल में इसको आप डिस्कॉर्डेंस कह लें, ठीक है। इसका सिंपल जो वर्ड्स में तर्जुमा आप कर सकते हैं वो डिस्कॉर्ड है, कि जो प्रॉपर वर्ड्स आपके आ रहे हैं, आप कौन से वर्ड्स आराम से बोल सकते हैं जो एलिटरेटिव हो, कौन से वर्ड्स आराम से बोले जा सकते हैं एक पोएम को यानी कि पढ़ते हुए, तो एलिटरेटिव वर्ड्स हो सकते हैं, या कॉन्सोनेंट्स वाले वर्ड्स हो सकते हैं, या एसोनेंट्स वाले वर्ड्स हो सकते हैं, ठीक है। कैकोफोनी वाले वर्ड्स वो हैं जिनको पढ़ते हुए एकदम आपको अपना रिदम रोकना पड़ता है, ठीक है। अब ये इस्तेमाल क्यों की जाती है, ये पहले इसको एक तो पढ़ लें। इट इज इन अ सेंस ऑफ स्ट्रेन इन प्रोनाउंसिएशन, यानी कि प्रोनाउंस करने में मुश्किल हो रही है। The discordancy is the effect not only of the sound of the words but also of their significance, conjoined with the difficulty of enunciating or articulating the sequence of the speech sounds। यानी कि जो sounds आप सुन रहे हैं, एक तो सुनने वाला, और सुनने के साथ साथ उसके अंदर जो आइडिया प्रेजेंट किया जा रहा है वो भी डिस्कॉर्डिंग आइडिया है, ठीक है। अब ये होता क्यों है, ये क्यों इस तरह किया जाता है? क्योंकि आमतौर पे जो सिम्फनी होती है वो एक उसके ऊपर बंदा सर धुन रहा होता है, मतलब कि उसके ऊपर कोई बंदा थॉट प्रोवोकिंग किस्म की नहीं होती, बंदा उसके अंदर डूब रहा होता है और उसके साथ साथ फ्लो कर रहा होता है, ठीक है ना। कैकोफनी का मकसद ये होता है कि राइटर आपको एक तरह से झंझोड़ना चाहता है, ठीक है, और वह झंझोड़ने के लिए वो ऐसे वर्ड्स लेके आता है जिनके बड़े हार्ड किस्म के प्रोनाउंसिएशन है और बिल्कुल अपोजिंग प्रोनाउंसिएशन है, यानी कि पीछे वाले को किसी और तरह प्रोनाउंस करना है, अगले को किसी और तरह करना है, उससे अगले को किसी और तरह करना है, ठीक है। तो वो इसको डिस्टॉर्ट करते हैं ताकि हार्श साउंड एक तरह प्रोड्यूस हो, और हार्श साउंड प्रोड्यूस करने का एक पर्पज होता है। अगर आप वर्जीनिया वुल्फ कह रहा हूँ, सिल्विया प्लैथ को अगर आप पढ़ते हैं तो कैसे वो डेथ के इमेजेस किस तरह वो लेके आती है,
ठीक है, और उसको पढ़ते हुए कभी आप उसको सिंग कर सकते हैं कोई बंदा? सिल्विया प्लैथ को अगर आपको पोइट्री याद हो, उसकी आप कोई फर्ज करें एरियल या उसको गा सकता है, ठीक है, उसको आप पढ़ना शुरू करते हैं, आपको फील होना शुरू होता है कि ये बहुत ज्यादा जो है ना वजह से ओप्रेसिंग है, ठीक है, और जो भी उसके अंदर आइडियाज है, आइडियाज की डिफिकल्टी को छोड़ दें, उसके अलावा उसमें बड़े जो है ना वो एक कैकोफनी हमें नजर आती है उसके अंदर, ठीक है जी। इसकी एग्जांपल आपको बड़ी ज्यादा मिल जाएंगी अगर आप इसे गूगल पे देखेंगे, ठीक है। मैं उस भूल गया हूँ लिखना, और अब मुझे कोई पोइट्री की लाइन तो याद नहीं है जो मैं आपको दे सकूं। कोरस बड़ी कॉमनली यूज टर्म है, जो अभी रिसेंट स्टूडेंट्स हैं आपके लिए तो बड़ी जहन में क्लियर होगी, लेकिन फिर भी हम इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। कोरस एक पुराने जमाने में क्या था, जब ट्रेजेडी की जो बिगनिंग थी, ग्रीक ट्रेजेडी की जो बिगनिंग थी, उसमें कोरस वाज अ ग्रुप ऑफ सिंगर्स एंड दे यूज्ड टू कम आउट ऑन द फेस्टिवल ऑफ डायोनिसस, ठीक है। डायोनिसस एक उनका गॉड था और गॉड ऑफ फर्टिलिटी था, ठीक है। अब गॉड ऑफ फर्टिलिटी का जब उन्होंने जश्न मनाना होता था तो फिर उन्होंने एक ग्रुप ऑफ डांसर्स बनाया हुआ था, वो गाना भी गाते थे, यानी कि एक सॉन्ग भी उनका होता था, और उसके साथ साथ वो एक सीक्वेंस में डांस करते जाते थे, ठीक है। और उनकी जो मूवमेंट्स थी वो डांस लाइक थी, डांस एग्जैक्टली नहीं था, ठीक है, क्योंकि डांस तो आपके ज़हन में अगर आएगा तो आपके ज़हन में वो मॉडर्न वाला आ जाएगा जो छलांगे मारने वाला, ये छलांगे मारने वाली बात नहीं है, ये सिर्फ जो है वो स्टेज से यानी कि एक तरफ से दूसरी, राइट से लेफ्ट जा रहे हैं, लेफ्ट से राइट आ रहे हैं, ठीक है, एक डांस करते करते आ रहे हैं और फिर वापस से आ रहे हैं, ठीक है। जिस तरह हमारे वो फोक डांसेस नहीं होते, ये बिल्कुल तकरीबन वैसा है, ठीक है, जो एक ग्रुप आके कर रहा है और एक सिंगल बंदा नहीं करता, ये ग्रुप पे आके करता है, ठीक है जी। अच्छा, अब क्या हुआ, जैसे जैसे ट्रेजेडी डेवलप होनी शुरू हुई, ट्रेजेडी डेवलप ही कोरस से हुई थी, ठीक है। पहले सिर्फ ये कोरस का ये काम होता था कि वो ये करता। अब कुछ जो कैरेक्टर्स थे, जो शुरू वाली ट्रेजेडीज हैं, बिल्कुल शुरू वाली, उनके अंदर ट्रेजेडीज लिखी इस तरह जाती थी कि जो कोरस है इसका हेड होता था कोरागस, वो मैं लिख देता हूँ कोरागस, वो उसका हेड होता था जो इनको डिजाइन कर रहा होता था, कोरागस, ये डिजाइन कह रहा हूँ, इनको जो लीड कर रहा होता था, ठीक है। तो कोरागस जो है वो आके उनको बता, वो गाना गा रहा है, ठीक है, और ये सब मिलके जो है ना राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, ठीक है। कोरस का एक और मतलब भी होता है जो आप देखते हैं कि जो कोई आमतौर पे ये होता है फिल्म्स में होता है कि एक जो है ना वो प्लेबैक सिंगर जो है वो एक गा रहा होता है लाइन, और उसके बाद पीछे वाले जो हैं वो कवाली के अंदर आमतौर पे होता है, उसके बाद पीछे जो लोग हैं वो सारे मिलके करते हैं, ठीक है जी। और it is the same as in Oedipus Rex, yes it is the same thing। तो कोरस जो है मैं वो बता रहा था कि वो सिंगिंग एक तरह से वो कर रहे हैं, और ये अपने क्वेश्चंस जो हैं वो अगर आप एंड पे किया करें, मेरा सारा फ्लोट जो है ना वो खराब हो जाता है। अच्छा, तो कोरस जो है वो सिंगिंग की यानी कि एक फॉर्म वो भी है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जब लिटरेरी टर्म कोरस आएगी तो परफॉर्मिंग आर्ट से आपने इसे अलग कर लेना है, ठीक है। फिर इसका मतलब क्या हो जाएगा, फिर इसका मतलब ये वाला कोरस है जो ड्रामा के अंदर क्रिएट हो रहा है, ठीक है, ड्रामा के अंदर आ रहा है। और ये इस ड्रामा के अंदर सबसे पहले जो कैरेक्टर इंट्रोड्यूस करवाया वो किसने करवाया, एस्किलस ने, ठीक है, एस्किलस ने एक कैरेक्टर इंट्रोड्यूस करवाया, यानी कि एक कैरेक्टर होता था और साथ कोरस होता था, ठीक है, ये एस्किलस ने करवाया। सोफोक्लिस ने आके एक इनोवेशन की और उसने टू कैरेक्टर्स स्टेज पे ले आया, और बाकी सारे जो कैरेक्टर्स थे वो कोरस के होते थे, ठीक है। अब अगर आप जरा गौर करें तो आप इडिपस रेक्स अगर ज़हन में लेके आए तो जब स्टेज पे आते हैं तो इडिपस और टेरेजिया की जब फाइट हो रही होती है, जब उनका आर्गुमेंट हो रहा होता है, तो टेरेजिया और इडिपस दोनों आपस में बड़े हॉट वर्ड्स एक्सचेंज कर रहे हैं, और तीसरा कौन मौजूद है वहां पे, कोरस, और कोई बंदा मौजूद नहीं है, ठीक है। और टेरेजिया को पहले एग्जिट करवाते हैं और उसके बाद कोई बंदा आता है, यानी कि सॉरी, पहले वो आया इसका जो ब्रदर इन लॉ जिसको उसने भेजा हुआ था कि तुम जाके पता करके आओ, और जब वो एग्जिट होता है उसके बाद टायरिजिया आता है, ठीक है। तो यानी कि स्टेज पे एट अ टाइम टू कैरेक्टर्स होंगे और उसके बाद कोरस होगा, ठीक है। और फिर यूरिपिटीज है, उसने भी इसी को यूज किया, ठीक है। तो ये एक यानी कि उनकी कॉमन एक चीज थी कि कोरस हर ट्रेजेडी के अंदर आता था, और इसका पर्पस क्या था ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ट्रेजेडी के अंदर कोरस का पर्पस क्या है, वो थ्री पर्पस आमतौर पे हैं, 2 और 3 पर्पसेस। सबसे पहली बात तो ये कमेंट करता है, कमेंट्स ऑन द सिचुएशंस ऑफ द ड्रामा, विद इन द ड्रामा, सॉरी, ठीक है जी। और उसके बाद ये क्या करता है, स्पेसिफाइज
the problems, sorry, disputes, डिस्प्यूट जिस तरह टैडिजिया और इडिपस के दरमियान हुआ, ठीक है, उसको ही स्पेसिफाई किया उसने। और एक और इसका काम होता था फोर टेलिंग, सॉरी, टेलिंग द हिस्ट्री, टेलिंग द कॉन्टेक्स्ट और हिस्ट्री। ठीक हो गया। ये 3 काम इसके बड़े इंपॉर्टेंट हैं, इनमें से आपने किसी को नहीं भूलना, और भी इसके कई लोगों ने काम किया। ठीक है, अच्छा अब सवाल ये है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको किस किस ड्रामा में इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है, सबसे पहला जो ड्रामा है गॉर्बोडक, जिसका आपने नाम लिखना है, गॉर्बोडक में इंट्रोड्यूस हुआ है। और शेक्सपियर की अगर बात करें तो विंटर्स टेल में है। ये सवाल आ सकता है, मुझे फीलिंग आ रही थी जब मैं प्रिपेयर कर रहा था कि ये सवाल आ सकता है। और मिल्टन ने इसको सैमसन एग्नोस्टिस में यूज किया। सैमसन, ये हम आज वैसे पढ़ना भी है, एग्नोस्टिस। ठीक है जी, ये 3 जो है ना हैं। और आपसे सवाल ये होगा कि शेक्सपियर ने अपने किस ड्रामा के अंदर क्लासिकल प्रिंसिपल्स पे उसको ड्रॉ किया हुआ है, या किस ड्रामा के अंदर कोरस इंट्रोड्यूस करवाया हुआ है। ठीक है, तो कोरस इंट्रोड्यूस किस पे करवाया है, विंटर्स टेल में। ठीक है, और शेक्सपियर ने और किसी में नहीं करवाया हुआ। ये इसका वो फूल्स उसके ड्रामा में होते हैं, लेकिन ये नहीं होता, कोरस नहीं होता। ठीक हो गया जी। अब आपको एक और चीज भी है वो आज ये एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मेरा ख्याल में बन सकता है, जो आपको पता लगा। ठीक है जी, और कोरस के बाद ये यहाँ पे हम इसको एंड करते हैं। और ठीक है जी, तो ये था हमारा लिटरेरी टर्म्स, और हमने पिछली वाली जो है रिवाइज कर ली। अच्छा, अब एक और चीज़ जो मैं बतानी थी आपको, वो ये कि मैं आज ग्रुप के अंदर वो फाइल शेयर कर दूंगा वोकैबुलरी की। एक शायद बुक मुझे अगर मिल गई तो मैं बुक भी शेयर कर दूंगा। बुक तो नहीं है, गैट प्रिपरेशन की जो होती है, और वोकैबुलरी जो है वो भी गैट की है। ठीक है, गैट वोकैबुलरी का फ़ायदा क्या होगा कि आपको सिनोनिम्स और एंटोनिम्स जो पेपर के अंदर आए तो उसको आप सॉल्व कर सकें। वो मेरा ख्याल है मैंने पिछले लेक्चर में बताया भी था कि वो 2 या 3 होंगे। ठीक है, ज़्यादा नहीं होंगे। तो आपने उसको डेली अगर आप सिर्फ उसको थोड़ा थोड़ा करते रहेंगे तो मेरा ख्याल है बहुत आराम से आप उसको कर लेंगे। और वोकैब कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि उसको इस क्लास में डिस्कस किया जाए। वो एक हर एक तो स्पीड अपनी होती है, किसी को वोकैब जल्दी याद हो जाती है और किसी को थोड़ा लेट होती है। ठीक है, अच्छा, इसको याद करने का एक बड़ा आसान तरीका जो मैंने किसी दौर में यूज़ किया था, लास्ट 2 लेक्चर्स, ओके, रिकॉर्डिंग्स आर ऑन द यूट्यूब चैनल, जो मैंने उस दिन डिस्कस किया था। खैर, मैं आपको लिंक भेज दूंगा, वो ग्रुप के अंदर लिंक भेज दूंगा, वहां से आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, ये प्राइवेट जो है ना वो यूट्यूब चैनल है, कोई उसके लिए नहीं है, कोई लंबा चौड़ा इसका कोई काम नहीं है। तो आप इसे यानी कि पर्सनल यूज के लिए रखिएगा। अच्छा, तो मैं वो वोकैबुलरी की बात कर रहा था। वोकैबुलरी को याद रखने का सबसे जो अच्छा तरीका है वो है फ्लैश कार्ड्स। ठीक है जी, फ्लैश कार्ड्स क्या होते हैं कि आप एक छोटा सा पेज लेते हैं, या एक कार्ड टाइप, जितना की कार्ड होता है, ताश का पत्ता होता है उतना की आप एक जो है ना वो पेज ले लें, और उसके ऊपर आप फर्ज करें सुबह आप जब भी उठते हैं उस वक्त आप उसमें वर्ड्स लिख लें। फर्ज करें 10 आपने लफ्ज लिख लिया। ठीक है, आप 10 अल्फाज को लिख लेते हैं और साथ उनके मतलब लिख लेते हैं। और आपने करना ये है कि आप जिस तरह मोबाइल निकाल के देखते हैं ना थोड़ी देर बाद कि एक मैसेज तो नहीं आया, बिल्कुल इसी तरह वो कार्ड निकाल के देख लें कि क्या लिखा हुआ है इस पे। ठीक है, और ये मैं उस दौर की प्रैक्टिस बता रहा हूँ जब मोबाइल वो वाले दूसरे होते थे, मतलब आम नहीं थे, टच स्क्रीन थे तो बड़े बड़े यानी कि वो एक्सपेंसिव होते थे, और आम बंदे के पास दूसरे मोबाइल ही होते थे। तो उस वक्त अब भी जो है ना वो मोबाइल निकालने का इतना फैशन नहीं होता था, यानी कि निकालते भी थे तो वो इतनी ज्यादा वो एक्सपेंसिव भी था और सब कुछ। तो उस वक्त ये टेक्निक हम इस्तेमाल किया करते थे। ठीक है, तो आप लोग भी इसकी कोशिश करें कि ये आप कर लें। हाँ, अगर आपको और वो ज्यादा लग रहा है तो आप एक और काम कर सकते हैं। आप अपने, लेकिन वो पता नहीं आप लोग उसको देखते होंगे, यानी कोई ऐसी जगह पे लगा लें जहाँ पे आप उससे बार, यानी कि मोबाइल फोन के अंदर ही किसी ऐसी जगह पे रख लें जो आप उसको बार बार देखें। ठीक है, और या ये भी आप कर सकते हैं कि ये जो ग्रुप आपके पास है इसके अंदर ही आप वर्ड सेंड करना शुरू कर दें। हर बंदा अगर एक एक वर्ड भी सेंड करेगा तो मेरा ख्याल है बहुत अच्छी एक जो है ना वो वोकैब डेवलप होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, इस तरह भी आप कर सकते हैं। और ग्रुप स्टडीज जो है ना ये बड़ी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये भी मैं आपको बता दूं कि हमारे मुल्क में या सोसाइटी में
एक बड़ी जो है ना बात समझी जाती है कि हम अपने नोट्स नहीं शेयर करते। ठीक है, नोट्स तो शेयर वो आप कर भी दें तो अगला बंदा उनको पढ़ नहीं सकता, वो अपने पर्सनल तरीके से एक बंदे ने बनाए होते हैं। लेकिन एक ये जो है ना वो अप्रोच होती है कि जो आप खुद पढ़ें वो शेयर नहीं करते। ठीक है, अच्छा, इससे नुकसान क्या होता है? ये तो बज़ाहिर लगता है कि नहीं वो कोई और बंदा जो है ना वो आगे ना निकल जाए। ठीक है, लेकिन होता क्या है, अगर आप उसको शेयर नहीं करते आपको याद नहीं रहता। ठीक है, अगर आप उसको शेयर कर देते हैं तो आपको याद आ जाता है। कभी ना कभी वो आपके ज़हन में वो वर्ड्स जो हैं वो फिर रहे होते हैं, क्योंकि आप अगर सारे लोग कंट्रीब्यूट कर रहे होंगे तो हर बंदा देखेगा कि यार दूसरे ने क्या वर्ड भेजा है। ठीक है, और जब आप उस वर्ड को देखेंगे, उसके सिनोनिम्स या एंटोनिम्स जो भी उसके साथ उसने भेजे हुए हैं, तो वो जब आप उसको देखेंगे तो एक आपका वर्ड एक तरह से प्रिपेयर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह करके भी आप कर सकते हैं, ग्रुप्स के अंदर भी कर सकते हैं, या कोई अगर आपका अपना कोई हो सकता है आप में से कोई काफ़ी लोग ऐसे हैं जो अपने उनके भी कोई ग्रुप्स होंगे, आप उनके अंदर भी कर सकते हैं, और किसी ने कोई स्टडी ग्रुप्स बनाए हुए हैं आप उधर भी देख सकते हैं। ठीक है, तो कहीं पे भी शेयर कर लें, या फिर आप उसको जो फ्लैश कार्ड्स हैं वो टेक्निक इस्तेमाल करें। ठीक है, फ्लैश कार्ड टेक्निक मेरे तो बड़ी एक फ़ायदेमंद लगी, क्योंकि मुझे उससे काफ़ी फ़ायदा हुआ था। ठीक, तो आप लोग को भी उससे काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। ठीक है, अब हम लेते हैं बिल्कुल शॉर्ट ब्रेक 5 to 6 मिनट्स की, और उसके बाद हमने जॉन मिल्टन और जॉन बनियन, ये 2 राइटर्स हमने आज करने हैं। ठीक है जी, अल्लाह हाफ़िज़।